हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम CLC सीकर से। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने कल पढ़ा था ब्लड के बारे में, थोड़ा सा ब्लड का क्लासिफिकेशन किया था, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी। अब आप देखिए प्लाज्मा पार्ट अपन पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती है। ब्लड इज इक्वल टू क्या क्या चीज़ें होगी, RBC प्लस WBC प्लस प्लेटिलेट्स, ये तीनों आ गई। ये तीनों तो होगी भाई कणिकाएं, इसको अपन कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, प्लस प्लाज्मा। ये दोनों मिलकर क्या बनता है, कंप्लीट ब्लड बनता है। किसके, RBC WBC प्लेटलेट प्लस प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड। और फिर अपन ने कहा कि इन तीनों को अगर अपन मिक्स कर दे तो क्या बोलेंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट। अब अगली बात कि अगर ब्लड माइनस में कर दूं फॉर्म्ड एलिमेंट, यानी ब्लड में से क्या माइनस कर रहा हूं मैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या थी, RBC WBC और प्लेटिलेट्स, तो पीछे बच जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, सीरम। क्या बोलते हैं, सीरम। ब्लड में से क्या माइनस कर दिया मैंने, ब्लड में से देखो आप क्या कर दिया, फॉर्म्ड एलिमेंट, तो पीछे क्या रह गया, ये लो प्लाज्मा, बोले तो लिक्विड पार्ट, बोले तो लिक्विड पार्ट। अब अगर प्लाज्मा में से मैं माइनस कर दूं, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं रक्त स्कंदन कारक, बोले तो क्लोटिंग फैक्टर, इनको अपन हिंदी में कहते हैं रक्त स्कंदन कारक। पीछे जो रह जाता है वो रहता है सीरम। तो तीन फॉर्मूले हो गए। देखो अब ब्लड क्या है, ब्लड RBC WBC प्लेटलेट प्लाज्मा, इन चारों का मिक्सर है, इसको अपन क्या बोलेंगे, ब्लड। अगर ब्लड में से दूसरा फॉर्मूला, अगर ब्लड में से मैं क्या माइनस कर दूं, RBC WBC और प्लेटलेट, तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू प्लाज्मा, फॉर्मूला नंबर 2। तीसरा, अगर मैं प्लाज्मा में से, तीसरा फॉर्मूला, अगर प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर जो हमारे कहीं लग जाती है और लगने के बाद में जो रुधिर आना बंद हो जाता है, उसे कहते हैं अपन रुधिर स्कंदन, यानी कि क्लोटिंग फैक्टर को मैं माइनस कर दूं, रक्त स्कंदन कारकों को माइनस कर दूं, तो पीछे क्या रहेगा, तरल पदार्थ, सीरम। तो तीन सूत्र आपको याद रखने हैं कि ब्लड क्या है तो ये, प्लाज्मा क्या है तो ये, सीरम क्या है तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए। तो सीरम कैसे आएगा, प्लाज्मा कैसे निकालेंगे हम ब्लड में से, और ब्लड टोटल क्या है, इन तीनों का मिक्सर। क्लियर, ये लिखिए। और सबसे पहले अपन पढ़ते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट का पहला पार्ट, तो अपन ने कल छोड़ा था RBC। हो गया भाई, स्क्रीनशॉट लो, तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब RBC WBC और प्लेटलेट। तो अपन शुरू करते हैं सेकंड पोर्शन, इसका नाम अपन ने रखा था, याद करो क्या, प्लाज्मा कंप्लीट हो गया। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसके अंदर क्या क्या आता है, RBC WBC एंड
प्लेटिलेट्स, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और बिंबाणु। क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, फर्स्ट की, दैट इज आरबीसी। सबसे बड़ी है ये आरबीसी, जिसको अपन अब क्या बोलेंगे, इरिथ्रोसाइट। बात होगी थी कल अपनी, आरबीसी बोले तो इरिथ्रोसाइट। पहली बात, ब्लड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कणिका है, कोशिका नहीं, क्या बोलोगे, कणिका है। पहली बात तो आरबीसी ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा जो पाई जाती है, जिसको अपन कॉमनली सेल बोल देते, सेल नहीं है, कणिका है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, आरबीसी की संख्या 5 से लेकर 5.5 मिलियन प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है, यानी कि प्रति मिलीमीटर क्यूब। 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। तीसरा पॉइंट, मनुष्य की यानी कि ह्यूमन, मनुष्य यानी ह्यूमन की आरबीसी की आकृति कैसी होती है, पूछा जाता है कई बार, याद रखना आपको, बाई कॉनवेकेव, बाई कॉनकेव तथा स्फेरिकल होती है। ध्यान रखिएगा, कैसी, बाई कॉनकेव की शेप कैसी होती है, देखिए आप, ये आरबीसी एक लेंस की तरह है, देखिए ये आ गई, कैसी, लेंस की तरह है। ये क्या होगी, इधर भी कैविटी बन रही है और इधर भी कैविटी बन रही है, तो कौन सी होगी, बाइकॉनकेव। और ये अपने एक देखी इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के अंदर, तब अपन को इस तरह से दिखाई दे रही है। अन्यथा अगर इसको अलग से झुंड में देखा जाए, एक झुंड में देखा जाए, तो इसकी आकृति गोलाकार दिखाई देती है हमें। इसलिए इसको अपन ने क्या लिखा है, स्फेरिकल, यानी स्फेरिकल मतलब क्या होता है, गोलाकार। नेक्स्ट, कैमल यानी ऊंट तथा एक और जीव होता है जिसका नाम है लेमा की आरबीसी की आकृति बाई कॉनवेक्स तथा अंडाकार को क्या कहते हैं अपन, ओवल होती है। ये दो अपवाद है, ध्यान रखना, ये अपवाद है, ध्यान रखिएगा, ये अपवाद है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये अपवाद है, ध्यान रखना। कौन सा, कैमल और लेमा, इसकी आरबीसी होनी कैसे चाहिए थी अपन को, बाइकॉन केव होनी चाहिए, लेकिन कैसे होती है, बाइकॉन वैक्स, यानी संरचना बनाऊं मैं इसकी, ये देखिए आप, उत्तल और अवतल लेंस की तरह दिखाई दे रही है आप, ठीक है। नेक्स्ट, अगली बात, आरबीसी बनाता हूं मैं, देखो आप, ये आरबीसी के बीच में प्रेजेंट होता है कौन, आपको बताइए, ये आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। एचबी का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी के केंद्र भाग में लाल रंग का लोह युक्त
पदार्थ पाया जाता है जिसे क्या बोलते हो आप, हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसी कारण आरबीसी का रंग या हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। ध्यान रखना भाई, हीमोग्लोबिन होता है इसलिए हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है, लाल होता है, इसी कारण। दूसरी बात, यहाँ से लेकर यहाँ तक आरबीसी होती है, वो होती है 2.2 माइक्रोमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर अपन इसकी लंबाई नापे तो होती है 7.2 माइक्रोमीटर। इधर 2.2, इधर 7.2 माइक्रोमीटर। अगली बात, आरबीसी की जो झिल्ली है, आरबीसी की झिल्ली को, आरबीसी की झिल्ली को डोनेंस मेम्ब्रेन कहते हैं। कौन सी मेम्ब्रेन कहते हैं, डोनेन मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर, ये बीच में हीमोग्लोबिन आ गई, आरबीसी आ गई। ये नोट कीजिए आप आरबीसी के बारे में कुछ पॉइंट फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलिए साहब आगे बढ़ो। ये आरबीसी की कुछ विशेषताएं हैं जो अपन और भी पढ़ेंगे अभी खूब सारी। हीमोग्लोबिन के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए साहब आरबीसी के बारे में। आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम प्लाज्मा की तुलना में, यानी प्लाज्मा के अंदर ही थोड़ा बहुत कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, प्लाज्मा की तुलना में 5000 गुना ज्यादा पाया जाता है। यानी कौन सा एंजाइम, कौन सा एंजाइम भाई, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये वाला कार्बोनिक एन, जिसको अपन शॉर्ट में लिखेंगे CA, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या करता है ये CO2 प्लस H2O को आपस में जोड़ देता है, और ये रिएक्शन दोनों दिशाओं में चलती है। ये अपने रेस्पिरेटरी में पढ़ाई है, याद कीजिए आप। कार्बोनिक एनहाइड्रेज कौन सा है, यहाँ पर आयन जो उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, जिंक Zn+2, क्या बन जाता है, बाइकार्बोनिक एसिड H2CO3, फिर इमीडिएट ये वापस डिसोसिएट हो जाता है किसके प्रेजेंट में, कार्बोनिक एनहाइड्रेट, क्या बन जाता है H+HCO3- हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयंस। क्लियर, इस तरह से कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो है वो आरबीसी में सबसे ज्यादा होता है, प्लाज्मा में थोड़ी बहुत मात्रा में होता है।
नेक्स्ट आगे बढ़िए। आरबीसी की कमी होने पर या हीमोग्लोबिन की कमी होने पर, एक ही बात है, अगर आरबीसी कम होगी तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा। कमी होने पर एनीमिया रोग होता है। कौन सा? एनीमिया रोग होता है। आरबीसी की या हीमोग्लोबिन की कमी होने से एनीमिया। दूसरा इसका उल्टा कर लो, आरबीसी की कमी की जगह क्या कर लो आप, अधिकता होने पर या हीमोग्लोबिन की अधिकता होने पर कौन सा रोग? पॉलीसाइथेमिया रोग होता है। कौन सा? पॉलीसाइथेमिया। नेक्स्ट, आरबीसी का औसतन जीवन काल कितना होता है भाई? औसतन जीवन काल 120 दिन का होता है, उसके बाद में नष्ट हो जाती है। आरबीसी प्लीहा हमारे शरीर में एक ऑर्गन होता है जो अमाशय के पीछे, अमाशय के साइड में पाया जाता है, उसे अपन कहते हैं प्लिया, अंग्रेजी में कहते हैं स्प्लीन। प्लिया में जाकर नष्ट होती है। कहाँ नष्ट होती है? प्लिया में जाकर। नेक्स्ट, प्लिया को अंग्रेजी में लिखो अब आप, स्प्लीन। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान, बोले तो ग्रेव यार्ड कहा जाता है। क्या जाता है? ग्रेव यार्ड कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, अगला पॉइंट, आरबीसी के अंदर उपस्थित हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट, आरबीसी में केंद्रक, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, केंद्रक नहीं होता है, उसकी जगह कौन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में बहुत सारे कोशिकांग, जैसे गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, अंत्यपद्रव्य जलिका क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और भी बहुत सारी चीजें क्या होती है? अब्सेंट होती है। और भी बहुत सारी बातें होता है। सेंट्रियोल भी क्या होता है? अब्सेंट होता है, ध्यान रखिएगा। आदि क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं सब। ये आरबीसी की कॉमन बातें हो जाती है। अब अपन बात करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में जो आरबीसी के अंदर उपस्थित होता है। तो ये नोट कीजिए आप, फिर अपन पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए साहब, हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन किस तरह से उपस्थित होता है और उसकी संरचना क्या होती है, उसमें कुल कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, ये सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे। हीमोग्लोबिन कितने प्रकार का होता है?
नेक्स्ट लगाइए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, पहली बात इसको शॉर्ट में क्या लिखोगे, कैपिटल एच स्मॉल बी। देखिए आप क्या है, हीमोग्लोबिन की संयोजकता होती है -4 और इससे जुड़े होते हैं हीमोग्लोबिन, ये बता चुका हूं मैं आपको। हीमोग्लोबिन से Fe+2 यानी फेरस जो आयरन होता है Fe+2 स्टेज के अंदर इससे जुड़ा होता है, ये रियल में है हीमोग्लोबिन, करेक्ट। और इस हीमोग्लोबिन से आपको बताया मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जुड़ते हैं, 2, 3 और 4 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। तो ये संरचना पूरी क्या बन जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन का मेन कार्य क्या हो गया, गैसों का परिवहन करना, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन के प्रकार, दूसरा पॉइंट है हीमोग्लोबिन के प्रकार। तो हीमोग्लोबिन 2 प्रकार का होता है, आपको 2 का याद रखना है। हीमोग्लोबिन A4 होता है एडल्ट, A4 होता है एडल्ट, और एक होता है हीमोग्लोबिन F का मतलब होता है फीटस। फीटस का मतलब यहाँ पर होता है भ्रूण। जब अपन अपनी माँ के पेट के अंदर रहते हैं, गर्भाशय में रहते हैं, तब उसे भ्रूण कहा जाता है। पैदा होने के बाद तो नवजात शिशु कहा जाता है। तो एक तो हो गया एडल्ट के अंदर, एक हो गया F। तो 2 तरह का हीमोग्लोबिन आपको याद रखना है, HbA और HbF। F का मतलब फीटस और A का मतलब एडल्ट। अब आती है अगली बात, प्रत्येक हीमोग्लोबिन में, चाहे वो A हो चाहे F हो, प्रत्येक हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है, 4 चेन्स पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा। हीमोग्लोबिन भी, हीम प्लस ग्लोबिन एक प्रोटीन है, पाई जाती है। कौन कौन सी, हीमोग्लोबिन ए में 2 अल्फा तथा 2 बीटा चेन होती है, और हीमोग्लोबिन एफ में 2 अल्फा तथा 2 गामा चेन होती है। ध्यान रखिएगा भाई, इसको मैं शॉर्ट में भी लिख सकता हूं, कैसे, हीमोग्लोबिन ए की बात करें तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, सही बात है, और इसकी बात करेंगे तो 2 अल्फा प्लस 2 गामा। ये लीजिए सर, टोटल कितनी होगी पॉलीपेप्टाइड, 2 इसमें और 2 इसमें, 2 अल्फा और 2 बीटा है, 2 और 2 4, 2 अल्फा और 2 गामा, कितनी हो गई 4। तो प्रत्येक हीमोग्लोबिन में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, 4 होगी। क्लियर। अगली बात, अब आपको पता होना चाहिए, अल्फा चेन में, एक अल्फा चेन में 146 एमिनो अम्ल होते हैं, और बीटा चेन में 141 एमिनो एसिड होते हैं, और गामा चेन में भी 141 एमिनो एसिड होते हैं। ये ध्यान रखना आपको, अल्फा में कितने हैं और बीटा में कितने हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे हीमोग्लोबिन ए में, ये क्वेश्चन है आपका पहला, हीमोग्लोबिन ए में कुल कितने एमिनो एसिड होते हैं, कैसे निकालोगे। तो ए के अंदर क्या होता है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा होता है, सही बात है। तो अल्फा के अंदर कितने देख लो, 2 इंटू कितना हो गया 146 कर लो आप, प्लस कितना 2 इंटू बीटा में कितने हैं 141 कर लो आप, दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा 574 एमिनो एसिड। ऐसे क्वेश्चन आपसे कोई पूछ ले कि साहब हीमोग्लोबिन एफ में कितने एमिनो एसिड होते हैं, में कुल एमिनो एसिड कितने होते हैं, क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपको क्या दिक्कत है, तो क्या दिक्कत है, 2 अल्फा
प्लस 2 गामा, ये तो फॉर्मूला है। 2 इंटू 146 प्लस 2 इंटू 141 इजिकल टू आंसर वही आएगा क्या, 574 एमिनो एसिड, क्योंकि इन दोनों में बराबर है 141 141, तो चेंज कुछ होगा ही नहीं। क्लियर? तो ये हो गया, ये आपके क्वेश्चन बना दिए मैंने 2। क्लियर? ये नोट कीजिए आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो आप देखिए, हमने हीमोग्लोबिन पढ़ा, हीमोग्लोबिन के प्रकार पढ़े, उसमें कुल कितने एमिनो अम्ल होते हैं उसका अपन ने जोड़ बाकी गुणा भाग किया, और अपन ने पाया कि 574 दोनों में कॉमन आंसर आता है, चाहे हीमोग्लोबिन ए हो चाहे हीमोग्लोबिन एफ हो। क्लियर? तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, ये लिखिए आप फटाफट, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर अपन पढ़ते हैं कि हीमोग्लोबिन में क्या क्या चीज़ें होती है। चलिए, हीमोग्लोबिन की बात करें तो आप हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा हीम प्लस, इसका संधि विच्छेद कर दो आप, ग्लोबिन प्रोटीन, ये क्या है, प्रोटीन है। हीम जो है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, Fe+2 यानी आयरन, और इसके अंदर होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन के अंदर कौन सा एमिनो एसिड होता है, सबसे पहले खोजा गया एमिनो एसिड कौन सा है, ग्लाइसिन। प्रतीक की उत्पत्ति के दौरान सबसे पहला एमिनो एसिड कौन सा था, ग्लाइसिन एमिनो एसिड, ध्यान रखिएगा। तो ये तो होता है केवल 5%, और ये होता है ग्लोबिन कितना, 95%। तो ध्यान रखना आप, आयरन जो है हीमोग्लोबिन में Fe+2 में होगा, लेकिन हमारे शरीर में जब आयरन स्टोर होता है वो Fe+3 स्टेज में होता है। चलिए सर, ये आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन किस तरह से बना, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम कितना, केवल 5%, ग्लोबिन कितना, प्रोटीन वाला 95%। कौन सा एमिनो एसिड होता है इसके अंदर, ग्लाइसिन एमिनो एसिड। क्लियर? ये आपकी होगी बात किसकी, हीमोग्लोबिन। 100 ml, पढ़ लिखिए, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 12 से 15, जो भी आपके एनसीईआरटी में डाटा दिए गए उसके अकॉर्डिंग आप लिख लें। एनसीईआरटी में डाटा दिए 12 से 16 ग्राम % हीमोग्लोबिन होता है। इसका आपको निकालना है एवरेज हीमोग्लोबिन जो होता है, वो आपको आंसर देना है 15 ग्राम %। अपन ने किया, याद करो उसमें कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 1.34 ml ऑक्सीजन, याद आ गया। और तो अपन ने 15 से गुणा करके निकाला था 20 ml, जिसको एवरेज लिया था, एग्जैक्ट लिया था 19.7 ml ऑक्सीजन, है ना। तो 15 ग्राम से मल्टीप्लाई अपन ने इसीलिए किया था। दूसरी बात अपन बात कर चुके हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए। 100 ml में 12 से 16 होता है, लेकिन एवरेज कितना लेते हैं अपन, 15 ग्राम। क्लियर? नेक्स्ट, आरबीसी के परिपक्वन हेतु विटामिन B12, फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है,
साइनोकोबालामीन। क्या नाम है? साइनोकोबालामीन। तो ध्यान रखिए, विटामिन बी 12 का नाम पूछा जाता है कि विटामिन बी 12 का नाम क्या है, तो साइनोकोबालामीन। ये आपके बात खत्म हो जाती है किसकी? आरबीसी की। अब अपन बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। तो ये नोट कीजिए आप, मेरे हिसाब से आरबीसी में इतना बहुत है। क्लियर? चलिए सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान रखिएगा, हीम केवल 5% है और ग्लोबिन 95% है, इसलिए हीमोग्लोबिन एक क्या है? प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? तो आप बताओगे ग्लोबिन प्रोटीन है। ग्लोबिन प्रोटीन है। और उसके अंदर जो एमिनो अम्ल है वो कौन सा है? ग्लाइसिन एमिनो एसिड है। चलिए साहब, अब अपन बात करते हैं सेकंड जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, जिसको अपन कहते हैं डब्ल्यूबीसी। पूरा नाम इसको अपन नॉर्मली कहते हैं ल्यूकोसाइट। क्लियर? फुल फॉर्म इसका क्या है? वाइट ब्लड कॉर्पस। का ध्यान रखना, सेल मत लिख देना डब्ल्यूबीसी को, व्हाइट ब्लड सेल नहीं है, ये कॉर्पस्कल है। या कह दो आप ल्यूकोसाइट। इसको ल्यूकोसाइट क्यों कहते हैं? इसमें ल्यूको का मतलब होता है सफ़ेद, वाइट। इसमें वाइट भी नहीं, वाइट कोई कलर थोड़ी होता है, कलरलेस होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। पहला कारण तो ये है, इसलिए इसका रंग लाल नहीं होगा। दूसरा, यह रंगहीन। ध्यान रखिएगा, रंगीन नहीं है, रंगहीन बोले तो कलरलेस। कणिकाएं हैं। तीसरी बात, इसमें केंद्रक बोले तो न्यूक्लियस भिन्न भिन्न आकृति के पाए जाते हैं। यानी कि जितनी 5 प्रकार की जो होती है ये डब्ल्यूबीसी, उनमें सब में केंद्रक की शेप और साइज क्या होगी? अलग अलग। तो इसमें केंद्रक भिन्न भिन्न आकृति का पाया जाता है। ये आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में पता होना चाहिए। अब कुछ जनरल बातें हैं कि डब्ल्यूबीसी की कुल संख्या क्या होती है, जिसको अपन कहते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल का मतलब कुल, ल्यूकोसाइट का मतलब डब्ल्यूबीसी, काउंट का मतलब संख्या। टोटल डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी है, जिसको अपन शॉर्ट में बोलेंगे टीएलसी। क्या बोलेंगे? टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ये होती है 6000 से 8000 प्रति मिलीमीटर क्यूब। ओके, एक तो ये टोटल ल्यूकोसाइट, यानी कि मतलब क्या हो गया इसका? मतलब पता होना चाहिए ना भाई। कुल ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट की संख्या, कुल ल्यूकोसाइट की संख्या। अब अपन बात करते हैं डीएलसी, DIFF डिफरेंशियल, DIFFERENTIL डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इसका मतलब होता है DLC। इसका मतलब क्या है? देखो, डिफरेंशियल का मतलब है आपको 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी के बारे में उसके परसेंटेज को बताना होगा। डी का मतलब या डिफरेंशियल यानी विभिन्न प्रकार की डब्ल्यूबीसी की अलग अलग संख्या बताओ आप, उसे आप क्या बोलोगे? डीएलसी। कैसे? न्यूट्रोफिल की अपन बात करते हैं तो अपन कहते हैं न्यूट्रोफिल्स कितनी होती है? 60 से 65%। इस तरह से अलग अलग लिखना। ये आपको जब किसी पेशेंट की रिपोर्ट देखोगे आप ब्लड की, तो आपको मिलेगा टीएलसी और डीएलसी। डीएलसी में ये सारी चीजें बतानी पड़ती है आप। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, इसकी संख्या आपको पता है 0.5 to 1% सबसे कम होती है, मिनिमम। फिर आपको मिलेगी इओसिनोफिल,
इसकी संख्या एलर्जी वाली है ये, इसकी संख्या होती है 2 से 3%। फिर आपको मिलेगी मोनोसाइट, मोनोसाइट की संख्या आपके 6 से 8% मिलेगी आपको। फिर आप पढ़ोगे लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट की संख्या आपको मिलेगी कितनी, 20 से 25%। ये हो गए आपके कौन सा, डिफरेंशियल काउंट, यानी इन पांचों के बारे में अलग अलग परसेंटेज में बताओ आप, तब ये हो जाएगा कौन सा, डिफरेंशियल, DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। चलिए साहब अगली बात, और जैसा कि आप जानते हो, इधर लिख रहा हूं मैं मिटाकर, कि इनमें से 3 जो है वो कणिकीय हैं और 2 जो है वो अकणिकीय। कल वर्गीकरण किया था अपन ने, यानी कि कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म के अंदर अगर कण पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, तो वो कणिकीय हैं। अगर ग्रेन्यूल साइटोप्लाज्म में नहीं पाए जाते हैं तो वो अकणिकीय, बोले तो एग्रेनुलोसाइट्स है। तो अलग अलग प्रकार है ये 3 जो है, कौन कौन सी, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, ये तीनों के तीनों में क्या पाए जाते हैं, इनके साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव में साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स यानी कण पाए जाते हैं। और ये 2 जो बच गई मोनोसाइट, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं साहब, अब्सेंट होते हैं, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, एग्रेनुलोसाइट। ये हो गई ग्रेनुलोसाइट, ये हो गई एग्रेनुलोसाइट। क्लियर, ओके गाइस। अब अपन एक एक सेल के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले एक पॉइंट लिखो, WBC निर्माण की क्रिया ल्यूकोपोएसिस कहलाती है। क्रिया को ल्यूकोपोएसिस कहते हैं। ये क्या कहते हैं, ल्यूकोपोएसिस। WBC अगर बढ़ती है तो उसे कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। WBC बढ़ रही है, एरो लगा दिया है, ल्यूकोसाइटोसिस। अगर WBC कम होती है किसी व्यक्ति में, उसे कहते हैं ल्यूकोपीनिया। और ऐसा अपन को मोस्टली किस में मिलता है, बहुत कॉमन डिजीज है, कौन सा, टाइफाइड के अंदर, ध्यान रखना। ये 3। ओके डियर, रिमेनिंग बातें एक एक WBC के बारे में, प्लेटलेट के बारे में, और उसके बारे में लिम्फ के बारे में हम चर्चा करेंगे कल। ओके, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।